जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, बीपीएससी विद्यार्थी के लिए जो भी मेंस में यानी कि ऑप्शनल के रूप में यदि आप हिस्ट्री रखे हुए हैं तो सर से हम लोग चर्चा करेंगे। सर, आपका स्वागत है एग्जाम टूर चैनल पर। धन्यवाद अभिषेक जी। सर, बहुत बच्चे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर से थोड़ा बात करा, इंटरव्यू एक सर का लीजिए। और उसमें हिस्ट्री ऑप्शनल को लेकर जो बहुत बच्चे ऐसे हैं, ऑप्शनल के रूप में हिस्ट्री तो डाल दिए हैं, लेकिन उनके अंदर ये प्रश्न हमेशा चल रहा है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जा रहा है, इसको लेकर वो क्या करें सर? इस बात को लेकर के बच्चों को कतई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कहने के लिए इतिहास का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, लेकिन पिछले बरसों के सवाल पे अगर आप नज़र डालेंगे, तो अगर 40-45 सवालों का एक पूल तैयार कर लिया जाए, तो अब तक मुख्य परीक्षा में जितने भी सवाल पूछे गए हैं, उन्हीं 45 प्रश्नों के इर्द-गिर्द ही पूछे गए हैं। और दूसरी बात ये है कि हिस्ट्री के साथ हमेशा ही एक महत्वपूर्ण बात जुड़ी हुई है कि बच्चे कहते हैं कि इतिहास है तो फैक्ट है। मतलब ये कि सिर्फ ईस्वी है, तिथि है, बस उसी को याद करना है, उसी को लिख देना है और मेरा आंसर जो है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा जो है वह बचना होगा। तो इन चीज़ों को आप निकाल दें कि हिस्ट्री मगर महज़ जो है वह सार संग्रह है। और दूसरा ये कि हिस्ट्री का जो सिलेबस है वह काफ़ी बड़ा है। अगर ध्यानपूर्वक आप इसके सिलेबस का विश्लेषण करेंगे, तो 45 से 50 क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। और यदि 45-50 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट में चले जाइए। आप जिन वैकल्पिक विषयों के बारे में कहते हैं कि उसका सिलेबस बहुत ही छोटा है, तो वहां पर भी आप जाएंगे, तो आपको उसके इर्द-गिर्द जो है, वह ध्यान रखना होगा कि लगभग उतने ही पढ़ने होंगे। इसीलिए सिलेबस लंबा है, बड़ा है, छोटा है, इस चीज को ध्यान से निकाल देना है। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो हमेशा ही इस बात को ध्यान में रखना है कि यहां पर आपको राहुल द्रविड़ वाली मानसिकता की आवश्यकता पड़ेगी, न कि वीरेंद्र सहवाग वाली, क्योंकि सिविल सर्विसेज हमेशा ही एक चुनौती प्रस्तुत करता है। और इसमें बच्चों के धैर्य की परीक्षा होती है, और पहला धैर्य यही है कि दिमाग से इस बात को निकालें कि सिलेबस लंबा है, बड़ा है, छोटा है। आराम से आप तैयारी करें। सर, जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे आंसर राइटिंग अपने से लिख रहे हैं ऑप्शनल का या किसी शिक्षक के मार्गदर्शन में लिख रहे हैं, तो वैसे उनको कैसे शुरुआत करना चाहिए यदि आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिससे कि उनको मैक्सिमम स्कोर हो जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जैसा कि मैंने इतिहास के बारे में कहा, कि आज भी अगर बिहार लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में आप चले जाएं, तो सबसे ज्यादा विद्यार्थी अगर आपको मिलेंगे, तो वह इतिहास के मिलेंगे। और यदि बाजार में अगर शिक्षकों की भी आप बात करें, तो सबसे ज्यादा शिक्षक आपको इतिहास विषय के ही मिलेंगे। तो उसको हम हमेशा ही एक बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि इतिहास जो है वह गधों का पेपर है। जिसको कुछ समझ में नहीं आया, वह इतिहास ले लिया। और जाहिर है कि इतिहास के प्रति जो व्यक्ति का ये जो नजरिया है, वह किसी भी व्यक्ति को पीछे धकेल देता है। इतिहास को भी अगर आपको पढ़ना है, तो वह विज्ञान के अंदाज में पढ़ना होगा। मतलब ये कि अगर इतिहास की किसी घटना का विश्लेषण कर रहे हैं, तो जिस तरह से विज्ञान में कार्य कारण संबंध होते हैं, ठीक इतिहास को भी उस कार्य कारण संबंधों के आधार पे अगर आप विश्लेषण करना आरंभ करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको काफी ही अच्छे प्राप्तांक प्राप्ति होगी। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं कि मैं इतिहास पृष्ठभूमि का नहीं था, मैं विज्ञान की पृष्ठभूमि का था। उसके बावजूद संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग में जो मेरे प्राप्तांक आए हैं, वह आप देखेंगे कि वो अपने समय के सबसे टॉप जो मार्क्स गेनर थे, उसमें मेरा स्थान है। इसीलिए उसी के आधार पे आप अपने आंसर को लिखें, कार्य कारण संबंधों के आधार पे, सिर्फ फैक्ट को नहीं। अगर आप इतिहास को विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पे लिखेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे प्राप्तांक की प्राप्ति होगी। सर, बहुत सारे बच्चे का कमेंट ये था कि सर, हम लोग हिस्ट्री तो लिखते हैं, जिस तरीका से उनको जो आता है उस तरीका से लिखते हैं। लेकिन जब देखते हैं स्कोर के बारे में जानते हैं, जब बीपीएससी ने स्कोर जारी करता है, उसमें वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब बहुत लोग इस ये बात को आरोप भी लगाते हैं कि हिस्ट्री में कम अंक मिलता है। क्या ऐसा किया जाता है और सब्जेक्ट के अपेक्षा? नहीं, देखिए, पहला तो ये आप समझ लें कि मानविकी के पेपर्स की तुलना आप विज्ञान के पेपर के साथ नहीं कर सकते। जी। तो जाहिर है कि मैथ से अगर तुलना करेंगे, तो आपको हमेशा इस बात की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहेगी कि हमको उतना नंबर नहीं आया। लेकिन
अगर मानविकी के पेपर्स में ही तुलना शुरू करेंगे, तो अगर मानविकी के जो अलग-अलग पेपर्स हैं, अगर आमने-सामने रखिए, ठीक है? तो एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा विद्यार्थी अगर आपको मिलेंगे आज भी, तो आपको इतिहास से मिलेंगे। तो ज़ाहिर है कि जो प्रोफेसर चेक करते हैं इन कॉपियों को, क्योंकि वो विशेषज्ञ होते हैं, वो किसी कॉलेज के विशेषज्ञ प्रोफेसर होते हैं। तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि उन 10,000 बच्चों में आपको अपने आंसर को कुछ इस तरह से लिखना होगा कि आपका आंसर शेष से अलग हो, दूसरों से बेहतर हो। क्योंकि अगर सभी लोग उन्हीं बातों को दोहरा देंगे, तो निश्चित तौर पे आंसर में एक रूपता होगी, वो आंसर जो होगा मोनोटोनस हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सामान्य तरीके से प्राप्तांक मिलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी कॉपी को थोड़ा बेहतर करते हैं, आप अपने आंसर को कुछ बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छे प्राप्तांक मिलेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैंने बार-बार कहा है कि इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आप मुझे देख सकते हैं कि मैंने उन चीजों को हमेशा ही अपनी परीक्षाओं के दौरान दोहराया था और उसका मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। अगर सामान्य बच्चे को अगर मान लिया जिस समय हम लोग देते थे, उस समय 200-400 नंबर का पेपर हुआ करता था। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर 2-200 का। तो सामान्य लोगों को 230, 235, 240 हुआ करता था। तो मेरा उसमें आंसर मेरा जो प्राप्तांक आता था, वो लगभग 270 से 280 के बीच में। तो ज़ाहिर है कि मानविकी के पेपर में अगर आप 70% के करीब नंबर लाते हैं, उस किसी भी दृष्टिकोण से वह खराब नहीं है। और बाद में मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया भी, वो लगभग अगर 260 नंबर को ला रहे हैं, तो जिस परसेंटेज की आप बात कर रहे हैं, उतना परसेंट अगर आप सारे पेपर्स में ले आते हैं, तो निश्चित तौर पे बिहार के आप टॉप रैंकर्स में रहेंगे। तो फिर ये कहना कि अन्य विषयों की तुलना में इतिहास में नंबर कम मिलते हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर कहूंगा कि अगर आंसर को आप सामान्य तरीके से लिखेंगे, तो आपको सामान्य तरीके से ही नंबर मिलेंगे। अगर कुछ उसमें स्पेशलाइजेशन अगर आप करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपको कुछ बेहतर नंबर मिलेंगे और आपको वो बढ़ने में मदद प्रदान करेगा। सर जैसे बोले कि इनका सबसे बेहतरीन मार्क्स है, उस मार्क्स को मैं प्रयास करूँगा अगर सर के पास होगा तो लेकर आप लोग के लिए दिखाने के लिए डाल देंगे। दूसरी बात एक है सर, जो आप बोले कि अलग विद्यार्थी से यदि आप भिन्न लिखते हैं दूसरे विद्यार्थी से, तो उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर मिलेगा। कुछ ऐसा पॉइंट्स होता होगा जिसको ध्यान में रखा जाता है, उन पॉइंट्स को 1-2 पॉइंट्स थोड़ा-सा आप बता ठीक है, दें? जैसे एक सामान्य सा मैं एक उदाहरण देता हूँ। जैसे प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप पढ़ेंगे, तो राइज ऑफ मगध, मतलब मगध का उत्थान, और उसमें उत्थान में आप बिंबिसार के वैवाहिक संबंधों की चर्चा करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, आपने लिख दिया, लेकिन वैवाहिक संबंधों का राजनीति और कूटनीति के दृष्टिकोण से हमेशा ही महत्वपूर्ण स्थान है और भारतीय इतिहास में बखूबी इस चीज को समझा गया है। और आप इसकी तुलना कर सकते हैं, जैसे अकबर की राजपूत नीति पर आएंगे, तो अकबर का राजपूत कन्याओं के साथ विवाह, वह उसी परंपराओं का एक तरह से निर्वाह है। तो क्या है, एक तरह से जैसे ही आप उन बातों की चर्चा करेंगे, आपका आंसर दूसरों से अलग हो जाएगा। क्योंकि अगर बिंबिसार के विवाह की बात होगी, तो वहां पर किसी भी किताब में इस तरह की बातों की चर्चा नहीं होगी। अगर आप इन बातों को लिखते हैं, तो जो परीक्षा का जो विश्लेषक है, जो आपकी कॉपी को चेक कर रहे हैं, वह पूरी तरह से समझ जाएंगे कि यह आपकी मौलिक सोच की तरफ इशारा कर रहा है, वह आपके अपने सोचने समझने की क्षमता की ओर इशारा कर रहा है, और निश्चित तौर पर यह बढ़त देगा। ठीक उसी तरह से अगर अलाउद्दीन की दक्षिण नीति पे आप नजर डालिए, तो जिस तरह से अलाउद्दीन की दक्षिण नीति में उसने दक्षिणी शासकों के साथ व्यवहार किया था, जैसे रामचंद्र रॉय के साथ, तो वह एक तरह से अकबर की राजपूत नीति का वह पूर्वगामी है कि किसी भी पराजित शासक के साथ या अधीनस्थ शासक के साथ आप अच्छा व्यवहार करके उसे आप अपना सहयोगी बना सकते हैं। और इसी चीज को बखूबी आगे चलकर अकबर के द्वारा अपनाया गया। उसी तरह से अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों की बात अगर चलेंगे कि किस तरह से उसने हिंदुओं के त्योहार होली में भाग लिया, जैनों को व्यापक पैमाने पर अनुदान दिया, वह आगे चलकर देखेंगे कि अकबर की धार्मिक नीति में बखूबी नजर आएगी, वह शेर शाह की नीतियों में भी आपको नजर आएगी। तो ये सारी चीजें जो है, अगर आप इस तरह से कंपैरिजन के आधार पर लिखेंगे, तो वह आपके मौलिक सोच की ओर इशारा करता है। वह बताएगा कि किस तरह से आपने मेहनत की है और अपने अपने समझ को विकसित किया है और आपको बेहतर प्राप्तांक मिलेंगे। तो ये चीजें आपको सब जगह पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, वो चाहे आप एंशिएंट हो, चाहे आप मेडिएवल हो, चाहे आप मॉडर्न हो, चाहे वो वर्ल्ड हिस्ट्री के सेगमेंट्स हो, वो आप आगे पीछे कहीं भी तुलना जो है कर सकते हैं। एक और चीज दे सकते हैं, जैसे आप जर्मनी के एकीकरण की अगर आप बात करिए और बिस्मार्क के
जब जब भूमिका आएगी तो उसमें कहा गया है कि बिस्मार्क की युद्धों के अपेक्षाकृत जो कोल एंड आयरन यानी जो औद्योगिक नीति थी, उसने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसको हम लोग लॉर्ड किन्स के मल्टीप्लायर्स इफेक्ट थ्योरी के साथ जोड़ सकते हैं। मतलब ये कि अर्थव्यवस्था में अगर एक चीज की शुरुआत हुई तो दूसरा चीज पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। तो जैसे रेलवे आया, रेलवे के चलते लौह इस्पात कारखानों का विकास हुआ, लोगों को आपस में जोड़ने में सहायता मिली, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ और देश को एक राजनीतिक सूत्र बांधने में सफलता मिली। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी बहुत विकसित करनी होगी, जो आमतौर पे मैं अपने क्लास के दौरान जब बच्चों के साथ डिस्कशन होता है तो वहां पर इन चीजों को डिस्कस करता हूं और बच्चों को बताता हूं। और वो बच्चे जब एग्जाम में जाते हैं तो और अलग और अन्य बच्चों की तुलना में अपनी एक अलग सोच लेकर के जाते हैं और निश्चित तौर पे उसका सकारात्मक परिणाम उनको मिलता है। यदि इसके बावजूद भी आपका किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सर एक और आप कुछ बोल रहे थे कि जो विद्यार्थी ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? उनके लिए मैं विशेष तौर पे तो कुछ नहीं कर रहा हूं, उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जी। उसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना है। 10 दिनों का एक क्लास चला रहा हूँ। वो क्लास की अवधि 2 से 3 घंटे होगी और 67वीं के लिए जो गेस क्वेश्चन होंगे, लगभग 30, 35, 40 जो भी होंगे गेस, जो गेस किया जाएगा, उस पर एक डिस्कशन करेंगे। लड़कों के साथ पीपीटी के माध्यम से वो पीपीटी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। वो वीडियो भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। चाहे तो आप क्लास में आ सकते हैं मेरे पास, डिस्कशन कर सकते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं देना। वह क्लास सिर्फ आपकी एक मौलिक सोच और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से लाया गया है कि इतिहास के प्रति जो आपका भ्रम है, जो इतिहास के प्रति जो आपकी नकारात्मक सोच है, वो दिमाग से निकले और इसके प्रति भी आप वही नजरिया अपनाएं जो आप मानविकी के अन्य पेपरों के प्रति अपनाते हैं। इतिहास जो है वह एक बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। और किसी भी प्रशासक के लिए कहा जाता है कि जब तक आप अपने देश की इतिहास और संस्कृति को नहीं समझेंगे, वह एक कुशल प्रशासक नहीं हो सकता। तो इसलिए बेहतर होगा कि इतिहास के प्रति एक सकारात्मक सोच को विकसित करें और आगे आए और बढ़े। एक बात आपसे बता दें, यदि आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं।